नमस्कार, मेरा नाम शोभना राधा कृष्ण है और मैं आज गांधी जी की पाठशाला का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे गांधी कथा के लिए आमंत्रित किया है। 100 एपिसोड पूरा हो गए आपके, तो आप सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, उनकी बातें भी मैं सुन रही थी। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप सब म्यूट पे हो जाएं। जो मुझे समय मिला है उसमें मुझे बातें काफी कहनी भी हैं और समय का भी ध्यान रखना है। तो आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि गांधी जी का जीवन मेरी दृष्टि में श्रद्धा और पुरुषार्थ का महाकाव्य है। श्रद्धा सत्य के प्रति और पुरुषार्थ अहिंसा का। इस सत्य और अहिंसा के, श्रद्धा और पुरुषार्थ के कारण उनका जो जीवन बना, उसी जीवन ने इस कथा की प्रेरणा दी है। क्योंकि ये कथा का फॉर्मेट है, तो इसमें संगीत भी है और दृश्य भी है, तो हम दोनों आपको साथ साथ भी दिखाएंगे। किसी भी आपत्ति में जीवन के प्रति पॉजिटिवली देखना, सकारात्मक रूप से देखना, यह गांधी जी की बहुत बड़ी लाक्षणिकता थी। मुझे लगता है कि आज हमारे देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें जीवन के प्रति पॉजिटिवली देखना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस आवश्यकता को हम सामान्य जन जितना झेल सके, उतना ही परिस्थितियों को कल्याणमयी दिशा में ले जाने में सहायक होंगे। ये गांधी जी की एक सामान्य लाक्षणिकता थी। और भी बहुत सारी लाक्षणिकताओं के बारे में मैं थोड़े में संक्षेप में बताना चाहूंगी। जैसे उनकी ईश्वर के प्रति आस्था और आध्यात्मिकता, सत्यनिष्ठा, साहस और दृढ़ निश्चय, नित्य विकासशील व्यक्तित्व, गलतियों से सीखना और फिर कभी भी वो ही गलती ना करना, इसका संकल्प लेना और फिर कभी उन्होंने दोहराया नहीं वही गलती। हर व्यक्ति को व्यक्ति के नाते आदर देना, पूरी मेहनत से काम करना, उनका ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस का जीवन, जिसमें मतभेद भी हो लेकिन मन भेद का नहीं होता था। किसी से भी उनको वैर नहीं था, बदला लेना नहीं था, ऐसी कोई भी स्कोर्स भी सेटल नहीं करने थे उनको। हर परिस्थिति में वे अपने आप को शांत रखते थे। व्यक्ति को सिस्टम से परे हटकर देखने की क्षमता थी। अपने सुख दुख से परे हटकर दूसरों के सुख दुख में शामिल होना, यह उनकी बहुत सुंदर लाक्षणिकता है। ऊंचे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और उनमें जो आत्मविश्वास था अपने पर, वो भी एक बहुत बड़ी लाक्षणिकता है। वे समर्पित रहते थे ऊंचे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। हर किसी के साथ एकात्मकता का अनुभव करना, ये हमें आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन इस वननेस की अनुभूति के कारण उनका जो जीवन बना, उसमें उनका कोई भी शत्रु नहीं था। सेवा के स्वधर्म का पालन करना, हर काम को ईश्वर दत्त काम मानकर करना, चाहे वो बड़ा काम हो चाहे छोटा हो, चाहे इम्पोर्टेंट हो या लेस इम्पोर्टेंट हो, लेकिन हर काम को ईश्वर दत्त काम मानकर करना, ये उनकी एक लाक्षणिकता मैं बताना चाहूंगी। उनकी नित्य जागरूकता, वे अपने आप को आदर्शोन्मुखी वास्तववादी कहते थे। यानी कि बचपन से एक आदत सी हो गई थी कि जो देखा, सुना या पढ़ा और अगर उन्हें अच्छा लगा तो उसे तुरंत ही अपने जीवन में एक्शन में ला लेते थे। वे किसी के लिए इंतजार नहीं करते थे, उनका हर बात का जवाब एक्शन में ही था। तो इसका मतलब है कि उनकी जो जीवन में उनकी प्रेरक शक्ति थी, वो एक्शन में ही थी। उन्होंने कहा था, an ounce of practice is worth more than tons of preaching। महात्मा गांधी के आत्मशक्ति का सबसे बड़ा स्रोत भगवान में उनकी आस्था थी। उन्होंने कहा था कि सत्य ही ईश्वर का सबसे गहरा और पूर्ण रूप है। इस विश्वास से उन्हें समझ में आया
कि वे ईश्वर के हाथ में मात्र एक साधन है या इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। ईश्वर उन्हें जिस भी रास्ते पर ले जाना चाहे ले जाए। उनके लिए ईश्वर के मार्गदर्शन में चलने के लिए दो बातें प्रमुख थी। पहली यह थी कि सत्य के द्वारा आलोकित मार्ग पर ही चलना होगा। वो वही मार्ग था जिसपे दुनिया भर के सारे महापुरुष पहले भी चल चुके थे। दूसरी यह थी कि उन्हें अंतर प्रेरणा के लिए लगातार आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्म संशोधन करना होगा। इसके लिए वे निरंतर अपने आप से एक सवाल पूछते थे और वह सवाल था, को अहम, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। ये सवाल पिछले 5000 वर्षों से हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता में पूछा जाता रहा है। गांधी जी ने अंतरात्मा की आवाज सुनी कि जीवन का असली मकसद दूसरों की सेवा करना ही है। आश्रम की प्रार्थना में ये श्लोक सवेरे और शाम बोला जाता था। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। अपने लिए ना मैं राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग की इच्छा है, मोक्ष भी मैं नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। एक घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। 1931 में गांधी जी जब लंदन में हुए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भारत वापस लौट रहे थे, तो उस वापसी के रास्ते में वे अपने प्रसिद्ध मित्र दार्शनिक और लेखक रोमियो रोला से मिलने स्विट्जरलैंड गए थे। वहां पे वेलुनुवे नाम की जगह में गए थे। वहां पर शांतिवादी नेता पियर सेरिसोले से भी मिले। गांधी जी ने सेरिसोले के आंदोलन के बारे में सुना था, पर वे स्वयं उनसे ही सुनना चाहते थे। तो सेरिसोले ने बताया कि युद्ध के दौरान पास के एक गांव के स्कूल के हेडमास्टर ने जीसस क्राइस्ट के नाम पर सेना में भर्ती होने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पहले उन्हें पागल खाने में और बाद में जेल में रखा गया। इस घटना से सेरिसोले बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने भी उसी प्रकार कर दिया। यह देखकर अन्य लोगों ने भी कहा कि हम सभी नागरिकों के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हैं, पर सेना के जवानों के रूप में नहीं। गांधी जी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका और भारत के अपने अनुभवों की जानकारी दी। सेरिसोले ने कहा कि यूरोप के लोग भारत के लोग जैसे नहीं हैं। गांधी जी ने बहुत ही धीमी और कोमल आवाज में कहा, क्या आपको यकीन है मिस्टर सेरिसोले? एकदम चुप्पी छा गई। थोड़ी देर के बाद सेरिसोले बोले, ओह, मैं समझ गया हूं कि आपका मतलब क्या है। आप ठीक कह रहे हैं, हम ही असफल रहे हैं, हमारे पास नेतृत्व की कमी है। क्या आपका यही मतलब है? उसी धीमी आवाज में गांधी जी ने कहा, मिस्टर सेरिसोले, मुझे नहीं लगता है कि यूरोप में मेरा किसी ऐसे नेता से ऐसी मेरी मुलाकात हुई जिनकी इस समय जरूरत है। सेरिसोले ने कहा, आपके अनुसार नेताओं में किन गुणों की आवश्यकता है? गांधी जी ने कहा, जो 24 घंटों के हर मिनट में ईश्वर का स्मरण करे। सेरिसोले ने पूछा, और अगर कोई पूछे कि आपका ईश्वर से क्या मतलब है? गांधी जी ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा ईश्वर को पाने का तरीका है। नेताओं को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण करना चाहिए, उनका नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध, भय और असत्य से दूर रहना चाहिए। खुद को भूलकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर दुनिया ईश्वर को नकार भी दे तो भी मैं इस बात का एकमात्र साक्षी रहूंगा। गांधी जी को हमें होलिस्टिकली समझना चाहिए, खंडांश नहीं। गांधी जी माने सत्याग्रह, ऐसा नहीं चलेगा।
जब तक हम उनके दर्शन को नहीं समझेंगे, आध्यात्मिकता को नहीं समझेंगे, उनके विचार और विभिन्न काम जैसे उनकी एक्टिविज्म, जुझारूपना, अन्याय के खिलाफ उनके अहिंसात्मक आंदोलन, जन जागरण, नैतिक नेतृत्व, शिक्षा के प्रयोग, रचनात्मक कार्यक्रम, एकादश व्रत, नैसर्गिक उपचार, डाइट के प्रयोग, मौन, 17 बार सोशल कॉज के लिए किए गए उपवास, 10 बार उनका जेल का वास, जो उन्होंने 4 बार साउथ अफ्रीका में और 6 बार भारत में उनका हुआ, और कैदी नंबर 8677 के नाते जिस तरह उन्होंने प्रिजन रिफॉर्म के लिए जेल के अंदर, यरवड़ा जेल के अंदर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा, ये सब समझने की बात है। गांधीयन इकोनॉमिक्स, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, चरखा, खादी, भारत में उनके द्वारा किए गए 3 बड़े और कई छोटे सत्याग्रह और उनका सत्याग्रहों का लोगों पर असर और किस प्रकार उन्होंने सत्याग्रहों को आगे बढ़ाया। गांधी जी की मैनेजरियल स्किल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आश्रम का उनका वॉलेंट्री सेल्फ कंट्रोल और गरीबी का जीवन, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, जनमानस में समा जाने की कला, उनकी 4 दशक की पत्रकारिता, और आज से 100 साल पहले जो वो पहली बार वो अरेस्ट हुए थे, तो वो पत्रकारिता की वजह से ही अरेस्ट हुए थे। लेखक जिनके कलेक्टेड वर्क्स 99 वॉल्यूम से भी ज्यादा हो, एक ओरिजिनल एनवायरमेंटलिस्ट और मिनिमलिस्ट का उनका जीवन, समाज के विकृतियों के खिलाफ जैसे अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म समभाव और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके निरंतर प्रयासों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक गांधी जी को अधूरा और विकृत ही जानेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकेंगे। आध्यात्मिकता के बीज भारत में पड़े थे। 1893 से 1914 के दरमियान गांधी जी जब 20 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में रहे, तब उनकी साधना हुई थी। वहां उनके जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, अंदर और बाहर ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन हुए, और उन्होंने अपना जीवन बदलकर एक सामूहिक जीवन जीना शुरू किया था। गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने 3 आश्रम स्थापित किए। पहला कोचरब में थोड़े दिनों के लिए, दूसरा 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, 12 मार्च 1930 तक वो वहां थे, और अप्रैल 1936 से 1944 तक सेवाग्राम आश्रम में रहे। कस्तूरबा और गांधी जी भारत के ग्रामीण जीवन से समरस हो गए थे। मेरा जन्म इसी सेवाग्राम आश्रम में ही हुआ था। पिताजी गांधी जी से प्रभावित होकर आश्रम में आ गए थे, और मेरी पढ़ाई भी नई तालीम की शिक्षा पद्धति के अनुसार ही हुई है। आश्रम की अति व्यस्त दिनचर्या थी। पिताजी तो प्रिंसिपल रहे थे वहां के नई तालीम स्कूल के, और बाकी पिताजी का जो सार्वजनिक जीवन 5 साल गांधी जी के पद चिन्हों पे ही हुआ है, वो एक अलग विषय ही है। आश्रम की अति व्यस्त दिनचर्या थी। 4 बजे सुबह से 9 बजे रात तक बिल्कुल बहुत ही पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और प्रॉम्प्टनेस का सामूहिक जीवन था। हमारे मित्र होरेस अलेक्जेंडर दोनों आश्रमों में रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया था कि आश्रम में 56 बार घंटी बजती है। इतनी पंक्चुअलिटी वहां थी। और उस आश्रम जीवन की कुछ बात बताऊं कि जो सामूहिक 4 कार्य वहां पे होते थे। सामूहिक प्रार्थना, जो सर्वधर्म प्रार्थना थी। सामूहिक सफाई, खासकर टॉयलेट की सफाई। तो गांधी जी की पाठशाला में सिर्फ सुनने से या विचारों के आदान प्रदान के साथ ही उसको एक्शन में भी डालने की जरूरत है। तो कुछ सामूहिक कार्यों से शुरू कर सकते हैं आप लोग। सामूहिक भोजन,
जो अपने आप उगा के अपने आप पका के फिर खाना पड़ता था, बहुत सीधा साधा। और सामूहिक सूत्र यज्ञ या चरखे पर कताई। आश्रम में ही सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रमों की ट्रेनिंग होती थी। नैसर्गिक उपचार आश्रम में ही चलाते थे गांधी जी, और एकादश व्रतों का पालन, नई तालीम की शिक्षा और प्रयोग इत्यादि आश्रम में चलते थे। आश्रम की दिनचर्या में जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है, टेंशन की या मानसिक तनाव की, ऐसी कोई बात नहीं थी। दिनचर्या में समय के पालन के साथ एक एक मिनट का इस्तेमाल होता, जिसकी वजह से हर काम भी सुचारू ढंग से होता था। गांधी जी का जीवन और विचार परस्पर अविलंबी और अविभाज्य है और एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी राजनीति उनके आध्यात्मिक प्रयोगों से प्रभावित थी और उनकी आध्यात्मिकता उनके अहिंसक समाज के दृष्टिकोण से निकली थी। उनके विभिन्न प्रयोग जैसे अस्वाद, प्रार्थना, उपवास, मौन और चरखे पर कताई, इन सब ने उन्हें आंतरिक शक्ति दी थी और ये सब उनके आध्यात्मिक जीवन की तरह ही उनकी राजनीति का भी उतना ही हिस्सा थे। इन प्रयोगों को उनके द्वारा स्थापित आश्रमों के निवासियों ने अपनाया, संशोधित किया और मान्य किया और आज तक भी ऐसा करते चले आ रहे हैं। इससे उनके उन प्रयोगों की महत्वों का पता चलता है। गांधी जी की मानवता को 3 बड़ी देन है। सत्याग्रह, जिसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और उसका कम लोग प्रयोग करते हैं। और एकादश व्रत। समय के अभाव के कारण मैं इसको इलैबोरेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गांधी जी के विचारों को एक धुन के माध्यम से आपको सुनाऊंगी। मन वाणी कर्म में सत्य ही तू बोल, मन वाणी कर्म में सत्य ही तू बोल, जीवन में मंगल के द्वार दे तू बोल, जीवन में मंगल के द्वार दे तू बोल, ज्ञान कर्म भक्ति का हो सम्यक विधान, ज्ञान कर्म भक्ति का हो सम्यक विधान, सुंदर का सुमधुर भगवान, सत्य शिव सुंदर का सुमधुर भगवान, मन वाणी कर्म में सत्य ही तू बोल, मन वाणी कर्म में सत्य ही तू बोल, जीवन में मंगल के द्वार दे तू बोल, जीवन में मंगल के द्वार दे तू बोल, ज्ञान कर्म भक्ति का हो सम्यक विधान, ज्ञान कर्म भक्ति का हो सम्यक विधान, सत्य शिव सुंदर का सुमधुर भगवान, सत्य शिव सुंदर का सुमधुर भगवान। आज गांधी जी की पाठशाला में शिक्षिका के नाते एक बड़ा चैलेंजिंग काम भी है कि जो मैं गांधी कथा 2 घंटे की करती हूँ, उसको कैप्सूल फॉर्म में आपके सामने आधे घंटे में ही रखना है। सो ये जरा चैलेंजिंग है। चलिए, चैलेंज स्वीकार किया है हमने। तो गांधी जी की जरूरत उनके जाने के 7 दशकों के बाद भी दुनिया के हर हिस्से में पहले से भी ज्यादा महसूस की जा रही है और उनके दर्शन और कार्य का हर समय और हर स्थान के लिए एक स्थायी महत्व है। मेरे अनुभव में, जो मैंने विदेशों में और देश में नवयुवकों के सामने, यूथ के सामने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने ये जो गांधी जी के जीवन और कार्य के बारे में लेक्चर्स दिए हैं, गांधी कथा किया है, उससे उनको बहुत सीखने को भी मिला है और वो कम से कम आत्मनिरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े हैं। और बहुत मुझे खुशी होती है कि पैलेस्टीन में लोगों ने बताया कि परिवारों ने अपने बच्चों के नाम ही गांधी रखे हैं, इस आशा से कि आगे वो शांति का कार्य करेंगे। इस तरह जगह जगह में इतने सारे लोगों को मिली मैं, और इतना अच्छा लगा सारी जगह जान करके। बहुत
लोगों में उत्साह है, इंटरेस्ट है गांधी जी को समझने में, पढ़ने में। और स्वीडन के स्कूल में बड़ा अजीब सा अनुभव हुआ। 9वीं या 10वीं क्लास के बच्चों को मैं बता रही थी, तो बाद में बच्चे आए मेरे पास, कह रहे थे महात्मा गांधी इज अ कूल गाय। तो मैंने कहा कूल कैसे? तो उन्होंने कहा जो वो कहते थे वही करते थे, यही उनके सत्य की परिभाषा भी थी। जैसा सोचो वैसा ही बोलो और वैसा ही करो। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण समग्र था और उन्हें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सार्वजनिक या निजी जीवन में बांटा नहीं जा सकता है। गांधी जी न केवल राजनीतिक लोकतंत्र के हिमायती थे, बल्कि आज की दुनिया में आर्थिक और आध्यात्मिक लोकतंत्र के हिमायती के रूप में भी सामने खड़े हैं। गांधी जी का मानना था कि नैतिक पतन तमाम बुराइयों और संघर्षों का मूल कारण है। इन्हीं वजहों के कारण नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सत्य, अहिंसा, साधन शुद्धि, करुणा, आत्मनियंत्रण, टॉलरेंस, क्षमा, फ्रेंडशिप इत्यादि की प्राप्ति के लिए वे जीवन भर कार्यरत रहे। गांधी जी के लिए सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा का सिद्धांत लव फोर्स, ट्रूथ फोर्स और सोल फोर्स के नैतिक मूल्यों के माध्यम से सेल्फ सैक्रिफाइस एंड सफरिंग के साथ अन्याय के साथ असहयोग करने का था। उनके लिए सभी मनुष्यों के कष्टों का निवारण सर्वोपरि कंसर्न था। उनका अटूट विश्वास था कि किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन अहिंसक साधनों द्वारा ही लोगों के लिए न्याय और गरिमा की स्थापना के लिए होना चाहिए। सत्याग्रह की उनकी विरासत को दुनिया भर में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हुई है और उसको अमल में भी लाया गया है। और आज भी विश्व भर में चल रहे नागरिक अधिकारों के लिए जो अहिंसात्मक आंदोलन चल रहे हैं, उन पर हम साफ तौर पे गांधी जी का प्रभाव देख सकते हैं। महात्मा गांधी की एनवायरमेंटल क्रेडो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर आधारित थी। प्राकृतिक संसाधनों का अक्सर औद्योगिक विकास के लिए दुरुपयोग किया जाता है। गांधी जी ने एक सदी पहले ही वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उपजी अस्थायित्व के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि मनुष्य की असीमित लालच पर्यावरण क्षरण और संसाधनों के संकट का मुख्य कारण होगा। समाज में महिलाओं की समानता के लिए गांधी जी निरंतर प्रयासरत रहे। तो जो मानव संगठन की बुनियादी इकाई है गांव, उसको ध्यान में हमेशा रखकर उन्होंने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए स्वावलंबी, स्वतंत्र, स्वशासित गांवों की कल्पना है और आज के समय में बहुत आवश्यक है। सत्याग्रह की प्रक्रिया में जो झगड़ा करने जाता है उसी को दोस्त बनाने की प्रक्रिया होती है। यह आश्रम के बच्चों को बहुत आसानी से मिल गई थी, क्योंकि आश्रम में कुछ विदेशी मेहमान आए और वो बच्चों के लिए विदेशी खिलौने लेके आए थे। विदेशी खिलौने गांधी जी ने रख लिया, लेकिन बच्चों को खबर लग गई, उड़ती उड़ती खबर, तो वे बाहें कसकर लड़ने पहुंच गए। उन्होंने कहा कोई आए थे, हमने सुना है। तो ठीक है, हाँ जी, हाँ भाई आए थे, उन्होंने खिलौने दिए हैं, तो वो भी दिए हैं। तो बच्चों ने फिर कहा कि आपने दिए क्यों नहीं हमको? गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कहा, अपन तो ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग कर रहे हैं, तो अपन कैसे खेल सकते हैं। वो बच्चे समझ गए, तुरंत दोस्त बनकर वापस चले गए और गांधी जी को वे सबसे ज्यादा दोस्त ही मानते थे। उनके लिए वो न महात्मा, न मोहनदास करमचंद गांधी, न महात्मा गांधी थे, केवल एक दोस्त थे जिसके साथ वे सब कुछ कर सकते थे। इतना ही नहीं, लड़ भी सकते थे, क्योंकि आखिरकार वही तो दोस्त है ना जिसके साथ लड़ा जा सके, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जो आपको हमेशा डिफेंड करेगा, जो आपके बात से सहमत होगा। गांधी जी को सत्याग्रह के लिए वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया करनी पड़ी वो बहुत लंबी थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो भी विधि पूर्वक संवैधानिक तौर पे काम कर सकते थे,
उन्होंने सब कुछ कर लिया था, अखबारों को चिट्ठियां लिखी, अपना अखबार शुरू किया, इंडियन ओपिनियन में रोज रोज लेख लिखते थे, फिर एमपीज और एमएलए से भी मिलने गए, उनको भी उनके लिए पत्रिका निकाली, उनको भी दी, बाकी लोगों की भी दी, भारत में भी प्रतियां भेजी, इंग्लैंड में भी प्रतियां भेजी। तो लेकिन आगे मामला बढ़ता ही नहीं था। तो संवैधानिक प्रक्रिया जब रुक जाती है तो गांधी जी ने सोचा कि अब जो भी उपाय है वो कुछ न कुछ कार्रवाई करने का है, एक्शन लेने का है। तो उस एक्शन लेने के पहले दो शर्तें थी। पहला कि उस साधन की या उसकी एक्शन की पूरी तैयारी हो, और दूसरी कि साधन की शुद्धि रहे। इन दोनों शर्तों के बिना सत्याग्रह नहीं होता। ये तो उनके मन में विचार बहुत दिनों से बढ़ ही रहा था। साधन की तैयारी भी उनकी चलती थी। जब उन्होंने सत्याग्रह शब्द भी नहीं बोला था तभी से अनुभव कर लिया था। प्रिटोरिया में भी जब वो 1 साल रहे, रोज 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 घूमते थे। एक बार वो राष्ट्रपति क्रूगर के मकान के भवन के सामने से निकले, उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया गया और बहुत घूसे और लात पड़ी और कहा कि मालूम नहीं कि तुम राष्ट्रपति भवन के सामने की सड़क पे चल के कानून भंग कर रहे हैं, काले लोग फुटपाथ पर नहीं चल सकते। तो उनके एक मित्र आ रहे थे, अंग्रेज मित्र, सामने से। उन्होंने कहा गांधी तुम, मैं साक्षी हूं, तुम केस करो। लेकिन क्योंकि वो गोरे थे और उन्हें पता था कि काला आदमी दूसरे काले आदमी पर केस करे तो उसका कुछ होने नहीं वाला है। गांधी जी ने सिर्फ ये कहा कि जिसके खिलाफ कोर्ट जाना है उसने तो आपकी परंपरा जो है उस परंपरा को निभाया है। परंपरा यह है कि काले लोग फुटपाथ पर नहीं चल सकते हैं, और राष्ट्रपति भवन के सामने की जो ये सड़क है उस पर तो चल ही नहीं सकते। इसीलिए उसने धक्का दिया। गलती अगर है तो वो परंपरा की है। जिस परंपरा को इस आदमी ने निभाया उसकी गलती नहीं है। बाद में तो ऐसे तो बहुत प्रसंग है, लेकिन एक बात का प्रसंग था, जब वो भारत से आ रहे थे परिवार को लेके, तो बहुत बड़ा हमला उन पे हुआ। इतना गंभीर था कि अगर पुलिस सुपरिंटेंडेंट की पत्नी मिसेस अलेक्जेंडर नहीं आती तो उस दिन शायद बचते या नहीं, ये भी प्रश्न हो जाता। लेकिन बहुत मार पड़ी थी और खूब खून भी आया था, और निंदा हुई, इस बात की चर्चा हुई। इंग्लैंड के पीएम ने भी लिख दिया कि ये काम गलत हुआ है, तो दोषियों को सजा होनी चाहिए। पर गांधी जी ने कहा मेरे पर व्यक्तिगत हमला अगर हो तो उस हमले के लिए मैं किसी पर केस करने के लिए तैयार नहीं हूं। और इस प्रकार की व्यक्तिगत तैयारी के साथ पहले और दूसरे सत्याग्रह में 1908 से लेकर 1914 तक गांधी जी ने 3 सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो पहले और दूसरे के बीच में वो 2 बार लंदन भी गए थे, वहां पे पैसिव रेजिस्टर्स से भी मिले थे। तो फिर कुछ दिनों तो उन्होंने अपने जो ये आंदोलन चल रहा था उसका नाम पैसिव रेजिस्टेंस के नाम से भी लिखा था, लेकिन बाद में कहा कि इसमें बहुत बड़ी ताकत है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। वो वाली ताकत, 3 ताकत, आत्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति और सत्य की शक्ति है। और दूसरी बात जो उसमें से निकली थी कि रोग का मूल गहरा था, विरोध था व्यवस्था के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ विरोध नहीं था। उनके इन सिद्धांतों और विश्वास से सत्याग्रह इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा। अब मैं गांधी जी के सत्य के दर्शन, अहिंसा, साधन की शुद्धता जो सत्याग्रह में दिखती है उसके बारे में एक धुन सुनाऊंगी। अप्रैल 1930 को गांधी जी ने कहा था कि आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। विश्व प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह के बारे में उनका ये
कहना था, जिस सत्याग्रह ने पूरे विश्व को झकझोर दिया था और अहिंसा की ताकत से परिचित करवा दिया था। 92 साल पहले 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना अहिंसक संघर्ष शुरू किया था, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा लगाए गए अनैतिक और गलत नमक कानूनों के खिलाफ असहयोग आंदोलन था। इतना असरदार रहा ये आंदोलन, ये सत्याग्रह, कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने लिखा था कि बाकी किसी भी तरीकों से ज्यादा अहिंसक तरीकों से किया गया यह जोरदार प्रदर्शन रहा और भारत के स्वाधीनता के आंदोलनों पर गांधी जी की छाप छोड़ने में कामयाब रहा। 1931 में डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की सफलता के बाद चिट्ठी लिखा और कहा कि आपने अपने काम से हिंसक दुनिया को जता दिया है कि अहिंसा की भी जीत होती है। आपके नेतृत्व के मार्गदर्शन से विश्व युद्ध के विरोधी कदम उठा पाएंगे, ऐसी आशा है। कभी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की अभिलाषा है। तो गांधी जी ने पत्र लिखकर उनको कहा कि आप मेरे आश्रम में आए। 1930 में भारत के शीर्षस्थ नेताओं ने मन बना लिया था कि स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अब जो भी कदम उठाना है, जो भी एक्शन लेना है, वो गांधी जी उठाएंगे। बस क्या था, पत्रकारों का हुजूम गांधी जी के पास पहुंच गया और सवाल करने लगा कि आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। गांधी जी ने कहा, अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बना ही रहा हूँ समझ, जिस दिन ईश्वर मार्गदर्शन देंगे उसी समय मैं आपको बता दूंगा। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि गांधी जी को पता है पर आखिरी क्षण में ही बताएंगे। 6 सप्ताह तक गांधी जी का हृदय मंथन चला पर कुछ सूझता ही नहीं था। इस दौरान उनके सहयोगी भी विचलित हो रहे थे, पर बिजली की जैसे जब गांधी जी के दिमाग में एक बात कौंधी जो पूरे देश को आंदोलित करने में सक्षम थी, वह थी नमक कानून तोड़ना, जो कि हर तबके के व्यक्ति को मुद्दे के साथ जोड़ती थी। ऐसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी सत्याग्रह के लिए जबरदस्त स्ट्रैटेजी, योजना और पूर्व प्लानिंग चाहिए थी, जिसके लिए गांधी जी ने ये पूरी जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंप दी थी। उन्होंने रूट वगैरह सारा उन्होंने ही तय किया, गांव में जाके लोगों को समझाया और खुद के बलिदान के द्वारा गांधी जी के बताए गए मार्ग को प्रशस्त किया। अब ब्रिटिश शासन को तो तकलीफ होने लगी, तो रास्ते में जो पड़े थे, रास्ते में भाषण दिया उन्होंने, गांव में भाषण भी दिया था और फिर उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। और टाइम मैगजीन ने पिछले 190 वर्षों में हुए 3 सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों को सूचीबद्ध किया है। पहला प्रदर्शन था बॉस्टन टी पार्टी, दूसरा प्रदर्शन था दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह और तीसरा था वॉशिंगटन का मार्च। हम इन सब में एक कॉमन सूत्र देख सकते हैं। पहला और दूसरा एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। इन तीनों में प्रदर्शन जो हुए थे वो अहिंसक थे, ये कॉमन थ्रेड है। गांधी जी और बाकी सत्याग्रही ने दांडी तक की 241 मील की यात्रा, पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की। 48 गांव में रुके और 5 अप्रैल को दांडी गांव पहुंचे। सवेरे सवेरे यात्रा करके वे एक गांव में पहुंचते, सभा संबोधित कर विश्राम करते और देर दोपहर को दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते, फिर वही भाषण और रात को विश्राम। इस प्रकार वो भरी गर्मी के मौसम में रोजाना 12 मील चलते और गांव वालों पर कम से कम बोझा पड़े ऐसा भोजन करते। खैर, उसके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए और आप लोग जानते भी होंगे। 5 अप्रैल को वो दांडी गांव पहुंचे। तब अब्बास तैयब जी, रेहाना तैयब जी और सरोजनी नायडू ने गांव वालों के साथ उनका स्वागत किया। 6 अप्रैल को गांधी जी सवेरे सवेरे दांडी समुद्र तट पर पहुंचे, समुद्र में नहाया और झुककर मुट्ठी भर रेत व पानी लेकर नमक कानून भंग किया। वो 23 ग्राम नमक उससे बना। वो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मैं ब्रिटिश शासन की नींव हिला रहा हूँ। वहां पर एकत्रित 4000 लोगों ने भी इसी प्रकार करते हुए कानून भंग किया। पूरे देश में लहर चल पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने सारे प्रमुख नेताओं को कैद कर लिया, सिर्फ गांधी जी को छोड़कर। तो बाद में तो खैर गांधी जी को 4 और 5 अप्रैल की आधी रात को 12:45 पर
अरेस्ट कर दिया गया जब उन्होंने वाइसरॉय को चिट्ठी लिखी थी कि अब मैं आगे धरासना के नमक डिपो को लूटने वाला हूं। विलियम्स लॉरेंस शेरर अमेरिकी पत्रकार नमक सत्याग्रह के दौरान मौजूद थे। उनकी ग्राफिक रिपोर्टिंग ने ब्रिटिश शासनों द्वारा की गई क्रूरता और हिंसा की घटनाओं को दुनिया के ध्यान में लाया और दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति के बारे में पता चला। 1362 देश और विदेशी अखबारों में पहले पन्ने पर खबर छपी और भर्त्सना हुई और इस प्रकार न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने संपादकीय में लिखा कि ब्रिटेन की अमेरिका में चाय की वजह से हार हुई थी और भारत में नमक की वजह से हार होगी। टाइम मैगजीन ने 4 जनवरी 1931 में कवर पर गांधी जी को छापा और उन्हें मैन ऑफ द ईयर कहा। अप्रैल 1953 में डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास की हमारे नजरों के सामने घटी यह एक अभूतपूर्व घटना थी। मेरी दृष्टि में महात्मा गांधी विश्व भर में अहिंसा के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर तो है ही, एक शांति और अहिंसा के प्रतीक और एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिनके मूल्य आज दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। एक चीज जो आश्रम में हमारे अनुभव में आई थी वो थी गांधी जी को तो हम समझते थे तो सिर्फ एक डॉक्टर के नाते, क्योंकि वो सवेरे शाम जब घूमने जाते थे तो जो बीमार होते थे उनकी सेवा तो करना उनका धर्म ही था, लेकिन उनके हालचाल खबर सब कुछ पता करते थे और वो बिना नागा किए हुए उनसे मिलने जाते थे और वहां पे प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही सारा उपचार होता था। गांधी जी बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। उनका मानना था कि हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम बीमारियों को पास पटकने ही न दे और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने शरीर की सही ढंग से देखभाल करे। उन्होंने अपने स्वधर्म जो सेवा का स्वधर्म था उसको ही स्वास्थ्य सेवा और नैसर्गिक उपचार से आगे बढ़ाया। उनका स्वास्थ्य का मतलब यही था कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ आदमी का शरीर ऐसा होना चाहिए जो रोग से मुक्त हो और अपनी दिनचर्या बिना थके हुए निभा सके। और इसी वजह से गांधी जी का मानना था कि हमें सबको अपने शरीर के बारे में जानकारी होने की बहुत जरूरत है और हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इसीलिए इन सब पंचभूतों का सही रहना बहुत जरूरी है। हालांकि गांधी जी की भूमिका और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान सर्वविदित है, लेकिन जो कम पता है वो है उनका स्वास्थ्य और वेलनेस के प्रति योगदान, तो जो कि जितनी उनकी राजनीति में रुचि थी उतनी ही बड़ी थी। इसीलिए मूलतः वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से समस्याओं के बारे में पढ़ा और प्रयोग द्वारा विश्लेषण किया और फिर दूसरों पर भी प्रयोग किया। तो स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पर दुनिया के लिए महात्मा गांधी का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और वो संदेश जो है सरल है, पालन करना आसान है। इसमें हर एक को सादगी, स्वैच्छिक आत्मनियंत्रण, इच्छाओं को कम करने, परंपरा, सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों का पालन करके प्रकृति के अनुरूप रहने के लिए, साथ ही साथ एनवायरमेंटल क्रेडो या पर्यावरणीय मूल्यों को पालन करने के सारे नियम बताए गए हैं। और उनका ये भी बहुत कम लोगों को शायद जानकारी है कि 123 साल पहले गांधी जी और कस्तूरबा गांधी ने साउथ अफ्रीका और भारत में हर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के समय मरीजों की निडरता से और निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। साउथ अफ्रीका में एंग्लो बोयर युद्ध के समय जो 1899 से 1902 तक चली थी और जुलू अपराइजिंग में जो 1906 तक चली थी, उन्होंने एम्बुलेंस कोर बनाकर घायल बोयरों और नेटिव जुलू योद्धाओं की निस्वार्थ भाव से स्ट्रेचर बेरर बनकर सेवा की थी। साउथ अफ्रीका में जब जोहानिसबर्ग में 1904 में ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप हुआ था, तब वो दोनों भारतीय मजदूरों की बस्ती में गए और पूरी तरह से जब वहां प्लेग फैल गया था तो उन्हें अलग क्वारंटीन किया, सेवा की और उनकी देखभाल की। उसी प्रकार 1918 में भी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की महामारी जब भारत में फैली तो गांधी जी और कस्तूरबा ने भी
साबरमती आश्रम में जो भी मरीज थे उनको उनकी सेवा की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी को अगर हम अपने जीवन में लागू करना चाहें तो बहुत सारे रास्ते हैं, और एक ये जो प्राकृतिक चिकित्सा और सेवा का जो रास्ता है वो बहुत सरल रास्ता है, और संदेश तो आपको बता ही दिया है। इसीलिए गांधी जी का जीवन में जो संदेश है या गांधीवादी तरीका है, संकट के साथ जीने का जो अभ्यास है, वो बड़ा अच्छा है, जो कि हमें सकारात्मक सोच, रिलैक्सेशन, कामनेस, इनर पीस, एब्सेंस ऑफ एंजाइटी और पीस ऑफ माइंड देता है। इसीलिए महात्मा गांधी हर समय के लिए हमारे सामने एक वेलनेस गुरु या हीलर के रूप में भी सामने खड़े हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड केयर फॉर ऑल, इन गांधीवादी सिद्धांतों पर अमल करने से हम सब के लिए इस तरह के जो अब अभी 100 साल के बाद फिर संकट काल चल रहा है वो उसमें मददगार होगा। गांधी जी ने कहा था कि शांति ही एकमात्र सकारात्मक उपाय है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। गांधी जी के शुभ आशीर्वाद से गांधी कथा को मैं समाप्त करूंगी एक शुभ मंगल हो धुन के साथ। नमस्कार। Namaste.